तो भारत की अर्थव्यवस्था वाकई रफ्तार पकड़ रही है और 2025 तक एक बड़ा बदलाव आने वाला है। लेकिन सवाल ये है कि इस बदलाव के पीछे असल में है क्या? कौन सी ताकतें हैं जो इसे आगे बढ़ा रही हैं? चलिए आज इसी की गहराई में चलते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये आंकड़ा देखिए, 7.8%। ये हाल की तिमाही में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट है। और देखिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये अपने आप में एक कहानी है, भारत की आर्थिक मजबूती की एक जबरदस्त कहानी। लेकिन हाँ, ये ग्रोथ कोई इत्तेफाक नहीं है, ना ही कोई तुक्का। इसके पीछे एक बहुत ही सोची समझी स्ट्रैटेजी काम कर रही है। स्ट्रैटेजी क्या है? कि बाहरी दबावों का मुकाबला करने के लिए देश के अंदर की ताकत को बढ़ाया जाए, यानी घरेलू सुधार और इनोवेशन पर फोकस किया जाए। तो चलिए सबसे पहले उन्हीं सुधारों की बात करते हैं जो इस पूरे बदलाव की कह सकते हैं बुनियाद हैं। आखिर वो कौन सी नीतियां हैं जो देश को ये नई ताकत दे रही हैं? और इसमें सबसे पहले आता है भारत के 4 नए लेबर कोड्स। पता है, 1991 के बाद से इसे शायद सबसे बड़ा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म माना जा रहा है। इन 4 कोड्स ने किया क्या है? इन्होंने वेतन, इंडस्ट्रियल रिलेशन, सोशल सिक्योरिटी और सेफ्टी से जुड़े मतलब जो पुराने जटिल कानूनों का एक पूरा जाल था ना, उसे हटाकर सब कुछ काफी हद तक सिंपल बना दिया है। अब जरा इस टेबल पर एक नजर डालिए। ये बदलाव का स्केल बताता है। पहले 1436 नियम थे, अब सिर्फ 351। फॉर्म्स 181 से घटकर 73 रह गए और रजिस्टर्स तो 84 से सीधे 8 पर आ गए। जरा सोचिए, इससे कितनी ब्यूरोक्रेसी, कितनी लाल फीताशाही कम हुई होगी। और इसका फायदा किसे मिला? उन लाखों छोटे व्यवसायों को जिन्हें फॉर्मल इकोनॉमी में आने में मदद मिली। और देखिए, ये बदलाव सिर्फ कंपनियों तक सीमित नहीं है, इसका सीधा असर आम लोगों पर भी पड़ा है। जीएसटी और इनकम टैक्स में जो सुधार हुए हैं, उनकी वजह से घरों का खर्च 13% तक कम हुआ है। मतलब साफ है, लोगों की जेब में अब खर्च करने के लिए ज्यादा पैसा बच रहा है। और जब जेब में पैसा होता है तो क्या होता है, ये देखिए। अक्टूबर में ऑटो सेल्स में 15.8% का जबरदस्त उछाल। ये एक सीधा सीधा इंडिकेटर है कि जब लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ती है तो इकोनॉमी का पहिया भी तेजी से घूमने लगता है। तो ठीक है, सुधारों की नींव तो समझ आ गई। अब चलिए थोड़ा और अंदर चलते हैं इस इकोनॉमी के इंजन रूम में और देखते हैं कि जो नई एनर्जी पैदा हुई है वो असल में कहाँ कमाल दिखा रही है। सबसे पहले हेल्थ केयर सेक्टर। भारत का हेल्थ केयर इनोवेशन मार्केट आज $30 बिलियन का है। और पता है सबसे कमाल की बात क्या है? ये 2020 के बाद से डबल हो गया है, 2 गुना। और इसमें सबसे आगे हैं फार्मा सर्विसेज और हेल्थ टेक। अगला बड़ा एरिया है क्लीन एनर्जी। ये ग्राफ देखिए, 2022 से अब तक 16 मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी में 216% की ग्रोथ हुई है। 216%! ये आत्मनिर्भर भारत की सोच का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। और एक और दिलचस्प बात, इस साल पावर सेक्टर में जो भी इन्वेस्टमेंट हुआ उसका 83% हिस्सा क्लीन एनर्जी में ही गया है। और टेक की दुनिया में क्या हो रहा है? एआई को लेकर अब सिर्फ बातें नहीं हो रही। करीब 47%, मतलब आधी भारतीय कंपनियां एआई के साथ सिर्फ एक्सपेरिमेंट नहीं कर रही, बल्कि उन्होंने मल्टीपल एआई यूज केसेस को अपने प्रोडक्शन में शामिल कर लिया है। मतलब भारत अब एक्शन मोड में है। अच्छा, ये जो इनोवेशन हो रहा है ये अपने आप नहीं हो रहा, इसके पीछे पूरा इकोसिस्टम काम कर रहा है जो इसे सपोर्ट कर रहा है, इसे हवा दे रहा है। एक तरफ स्टार्टअप्स के लिए फंडिंग है और दूसरी तरफ कस्टमर्स तक पहुंचने के लिए नए जमाने के मार्केटिंग तरीके। भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम इस वक्त वाकई में बज़ कर रहा है। एक छोटा सा एग्जांपल देखिए, हाल ही में सिर्फ एक हफ्ते के अंदर फिनटेक सेक्टर में $46 मिलियन से ज्यादा की फंडिंग आई। और सिर्फ इतना ही नहीं, एनर्जी और अर्ली स्टेज टेक जैसे सेक्टर्स के लिए बड़े बड़े नए फंड्स भी लॉन्च हो रहे हैं। तो सवाल यह है कि ये नए नए ब्रांड्स और स्टार्टअप्स अपने कस्टमर्स तक पहुंच कैसे रहे हैं? तो इसका एक बड़ा जवाब है क्रिएटर इकोनॉमी। आज 54% D2C ब्रांड्स, मतलब आधे से ज्यादा, अपने मार्केटिंग बजट का 10 से 25% हिस्सा इन्फ्लुएंसर्स पर खर्च कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि ये पैसा बस यूं ही खर्च हो रहा है। ब्रांड्स अब बहुत स्मार्ट हो गए हैं। वो समझ चुके हैं, जैसा कि ये कोड भी बताता है, कि बड़े बड़े मेगा इन्फ्लुएंसर्स के बजाय जो छोटे नैनो और माइक्रो क्रिएटर्स हैं वो 5 से 6 गुना ज्यादा एंगेजमेंट लाते हैं। तो स्ट्रैटेजी अब बदल रही है।
अच्छा, स्टार्टअप्स और टेक की तो बात हो गई, लेकिन एक ऐसा सेक्टर है जो भारत की इकोनॉमी की असली रीढ़ की हड्डी है, और वो है एमएसएमईज, यानी माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज, हमारे छोटे और मंझले व्यवसाय। ये देश की जीडीपी का करीब 30% और एक्सपोर्ट्स का 45% हिस्सा हैं। लेकिन यहीं पर भारत के लिए अगली सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ा मौका भी छिपा है। इस ग्राफ को देखिए, ये भारत के एमएसएमईज की प्रोडक्टिविटी और ओईसीडी यानी विकसित देशों के एमएसएमईज की प्रोडक्टिविटी का फर्क दिखाता है। ये गैप बहुत बड़ा है। अगर भारत इस गैप को भर पाया तो सोचिए जरा, हमारी ग्रोथ की रफ्तार क्या हो सकती है। तो अभी तक हमने देश के अंदर की कहानी देखी, जूम इन करके। अब चलिए वापस जूम आउट करते हैं और बड़ी पिक्चर देखते हैं कि ये सब घरेलू बदलाव मिलकर दुनिया में भारत के रोल को कैसे बदल रहे हैं। और यहाँ का मेन पॉइंट ये है, जब एक देश अपनी घरेलू इकोनॉमी को मजबूत और लचीला बनाता है तो वो विदेशी निवेश के लिए एक ज्यादा आकर्षक डेस्टिनेशन बन जाता है। दुनिया का पैसा फिर अपने आप खिंचा चला आता है। इसका ताज़ा सबूत है एनर्जी सेक्टर में आया $5 बिलियन का एफडीआई। और अगर हम आगे की तरफ देखें तो ये टाइमलाइन दिखाती है कि मंजिलें अभी और भी हैं। वित्तीय वर्ष 2028 तक हेल्थ केयर इनोवेशन मार्केट के करीब $60 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। आईएमएफ का अनुमान है कि 2029-30 तक भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन सकता है और 2030 तक क्लीन एनर्जी के भी बड़े बड़े लक्ष्य हैं। साफ है, आगे का सफर काफी रोमांचक होने वाला है। तो आखिर में एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। जैसे जैसे भारत का ये नया आर्थिक इंजन रफ्तार पकड़ रहा है, असली और बड़ी चुनौती क्या होगी? ग्लोबल कंपटीशन या फिर अपने ही देश की जो जबरदस्त डोमेस्टिक पोटेंशियल है उसे पूरी तरह से अनलॉक करना? ये एक बड़ा सवाल है जिस पर सोचने की जरूरत है।